नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी की जो क्लासेस हमने कुछ समय पहले ली थी, फिर बीच में उन क्लासेस को रोककर हम बहुत सारे जो दूसरे टॉपिक्स हैं उस पर क्लासेस ला रहे थे। आज से वापस से एक बार एनसीईआरटी वाला कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास की जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसमें 4 चैप्टर्स में हम बात कर चुके थे। आज 5th नंबर चैप्टर है जो विधायिका लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, संसद कहते हैं। उसमें से 25 एमसीक्यूज हमने लिए हैं। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए आग्रह है कि 20 से 22 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्लास पूरी देखनी है, ठीक है। आइए, 71 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर तक क्वेश्चन हम इसकी जो 4 चैप्टर्स की क्लास है वहां कर चुके थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ संसद के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं? संविधान में संशोधन, बिल्कुल, आर्टिकल 368 के अंतर्गत लिखा गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रस्ताव है, बिल्कुल, संसद में चला करता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा की उसमें सहमति ली जाती है। न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो संदर्भ है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद उसमें कानून बनाती है और संसद में ही वो प्रक्रिया जो है चलती है, और संसद में जो पारित होता है प्रस्ताव, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित रखना। ये नियंत्रण कई प्रकार से होता है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संसदीय समितियां। प्रस्ताव में निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव है, ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव हैं उनके माध्यम से नियंत्रण होता है। तो ये चारों ही जो है उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संसद की समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनको लघु विधायिका, क्योंकि संसद का मुख्य कार्य कानून निर्माण करना है। कानून निर्माण में समितियों की मदद ली जाती है, समितियों की सहायता ली जाती है। समितियां कई प्रकार की, स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, विभागीय समितियां, वित्तीय समितियां, कई प्रकार की समितियां जो है संसद में कार्य करती हैं। तो ये तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण है, संसद की इन समितियों में केवल सत्ता प्राप्त दल का ही प्रतिनिधित्व होता नहीं, ऐसा नहीं है। समितियों का तो गुण ही यह है कि इसमें सत्ता प्राप्त के साथ साथ जो विपक्षी दल है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है ना, विपक्षी दल के सदस्य भी शामिल, विपक्षी दल भी शामिल होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इनको लघु विधायिका का नाम दिया जाता है। तो कथन सही परंतु कारण गलत है, ध्यान रखिए। एनसीईआरटी वाली किताब में से लिया है, तो उसमें जो चैप्टर्स में लैंग्वेज दी है उसी को आधार बनाकर हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का अपने आप में कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना, राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है ये। स्थायी सदन राज्यसभा का विघटन नहीं, भंग नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं है ना, इसके सत्र हुआ करते हैं केवल, इसका कोई कार्यकाल नहीं, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त, ठीक है। तो इस तरह से सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष हो जाता है इसका ना, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त, तो सदस्यों का कार्यकाल इसका 6 वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में विधायिका की सबसे प्रमुख भूमिका क्या है? विधायिका कह लीजिए, व्यवस्थापिका बोल दीजिए, इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको, ठीक है, व्यवस्थापिका बोल दीजिए, संसद बोल दीजिए। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कानून लागू, न्यायिक समीक्षा तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है, कानून बनाना इसका काम है, कानून को लागू करना कार्यपालिका, संविधान संशोधन, तो ये 2 कार्य इसके हैं, ठीक है। ये कार्य तो न्यायपालिका का हो गया, न्यायालय का हो गया ये कार्य, और कानून को लागू करना ये कार्यपालिका का कार्य हो गया, प्रशासन का कार्य हो गया। कानून बनाना और संविधान का संशोधन, तो कानून बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है, संविधान संशोधन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन दोनों में जब सर्वोत्तम विकल्प चुनना होगा तो हम इसको कानून बनाने वाली संस्था के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कानून हमेशा बनते हैं, संविधान में संशोधन यदा कदा होते हैं, जैसे पिछले 72 वर्षों में हमने 106 संविधान संशोधन किए, लेकिन हजारों की संख्या में हमने कानून बनाए हैं। तो कानून बनाना इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। उसके अलावा जनप्रतिनिधि संस्था है, शासन पर नियंत्रण करना है, जैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना इसका एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार का कार्य है ना, वो और भी महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद को खुला मंच कहा जाता है, बिल्कुल खुला मंच है, ओपन प्लेटफॉर्म है, विचार विमर्श होता है बहुत सारा, यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रश्न उत्तर होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, है ना, प्रतिवेदन प्रस्तुत होते हैं। संसद में सभी दलों और मतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो सभी दल और सभी मत, चाहे सत्तारूढ़ हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, किसी प्रकार की कोई क्षेत्र, भाषा, धर्म से रिलेटेड हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मत वहां प्रस्तुत करेंगे, जो असल में उनके निर्वाचन क्षेत्र के मत हैं।
तो ध्यान रखना है हमें, तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की इसमें सही व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। बिल्कुल अभी लिखा हमने, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका 1/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष पश्चात पुनर्निर्वाचन होता है ना। 1/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष पश्चात पुनर्निर्वाचन होता है, नहीं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पुनर्निर्वाचन का मतलब तो क्या हो गया कि वही सदस्य वापस चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो सेवानिवृत्त होते हैं वो, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, लेकिन यहाँ शब्द 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त, कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली में चलना है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सी आ गया, कथन सही परंतु कारण गलत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इसमें ये सही हो गया, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 था क्या पिछला क्वेश्चन? हाँ ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 क्यों स्थिर रखी गई है? बिल्कुल देखिए, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो जनगणना के आधार पर होती है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या का आधार, ठीक है, जनसंख्या का आधार एक तो, और प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन होता है। ठीक है, परिसीमन का प्रावधान, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, ये काम आ जाएगा। 42वें संशोधन 1973 से 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें 2000 तक स्थिर। ठीक है, एक तो ये बिंदु हो गया, और बाद में 84वें संशोधन से 2026 तक स्थिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। क्योंकि संविधान में संख्या निश्चित है, नहीं, क्योंकि राज्यों की संख्या बदलाव नहीं हुआ, नहीं, राज्यों की संख्या तो बहुत बदलाव हुआ, लेकिन जनसंख्या के आधार पर ऐसा ना हो जाए कि सीटों की संख्या बहुत बढ़ाने के चक्कर में राज्य जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन दे दें, इसलिए संशोधन किया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसा सुझाव दिया, नहीं ऐसा नहीं है सीधे सीधे, तो परिसीमन होता है, हालांकि चुनाव आयोग के मेंबर उसमें शामिल होंगे। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें स्थिर रहें। ठीक है, तो बी हो गया, और इसमें मैंने यहाँ ये लैंग्वेज लिख दी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा कथन गलत है? संसद जो है संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाती है। बिल्कुल ठीक है, संसद सर्वोच्च कानूनी संस्था के बावजूद प्राय कानून को केवल स्वीकृति देने का कार्य करती है। अभी देख लेते हैं ये सही है या नहीं है। संसद में निजी सदस्य जो है सरकार के अलावा कोई जो विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि सरकारी सदस्य और निजी सदस्य दोनों, निजी सदस्य का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, सरकारी विधेयक। ये कौन से होते हैं? सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत। ठीक है, सरकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं, सरकार में शामिल मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत। और निजी या प्राइवेट जिसको बोलते हैं, गैर सरकारी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये कौन होते हैं? गैर मंत्री संसद सदस्य। अब इसमें सत्तारूढ़ दल के भी हो सकते हैं और विपक्षी भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा विशेष रूप से। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर विधेयक का जो उद्देश्य है और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल ही ड्राफ्ट बनाता है, और वैसे भी कानून निर्माण में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका, इसी को प्रदत्त व्यवस्थापन कह दिया जाता है। कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका से होते होते मंत्रिमंडल तक, प्रशासन तक जो पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन। तो ये भी ठीक है। संसद सर्वोच्च कानूनी संस्था है निश्चित रूप से, लेकिन प्राय स्वीकृति देने का कार्य इसलिए करती है, एनसीईआरटी किताबें भी लिखा है एग्जैक्ट लैंग्वेज, और इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल या सरकार का बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर वो कानून बनाने की जो भूमिका है वो वास्तव में सरकार के पास आ जाती है, संसद केवल उसको स्वीकृति देने का कार्य करती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत कथन है, निजी सदस्य सरकार के अलावा निजी सदस्य कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसको इस तरह से लिख लें हम, निजी सदस्य जो है कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो मैंने यहां पर उसकी डिटेलिंग कर दी है ना, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायिका, 2 सदन वाली लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरल लेजिस्लेचर में सदनों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, केवल क्षेत्रीय इकाई नहीं,
केवल न्यायपालिका का निर्णय नहीं, जनसंख्या और क्षेत्रीय इकाइयां। तो जनसंख्या के आधार पर तो हो गया लोकसभा में प्रतिनिधित्व, अभी देख लिया था हमने, और क्षेत्रीय इकाइयां जिनको राज्य बोलते हैं, राज्यों से किस में आता है, राज्यसभा में, ठीक है। संघीय संरचना के नमूने पर, संघीय संरचना के उदाहरण पर राज्यसभा की रचना की गई है। अमेरिका की सीनेट से ये जो विचार लिया गया, अमेरिका का जो हमें कहना चाहिए बल्कि कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो कहती है कि एक सदन इकाइयों का, प्रदेशों का प्रतिनिधित्व देगा, तो भारत में राज्यसभा के लिए ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन संसदीय विशेषाधिकार का उदाहरण है? संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण है। गिलोटिन, गिलोटिन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया वाद विवाद को सीमित करना, वाद विवाद सीमित और मतदान कराना। सचेतक होता है दलीय अनुशासन, दल के सदस्यों को किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में मत करने के लिए कहना। संसद में अपने कथन के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध कानूनन कार्रवाई ना होना, बिल्कुल ठीक। सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार मिले हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी सदन के सत्र चलते रहने के दौरान, सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, समापन के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया सकता। सदन की अनुमति के बिना कोई जो है जैसे निवारक निरोध है या आपराधिक मामलों में भी सदन की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि गिरफ्तार किया जाता है सदन के परिसर के बाहर तो इसकी तुरंत जो है सूचना सदन को दी जाएगी। सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, सदन अपनी कार्यवाही को प्रकाशित कर सकता है, प्रसारित कर सकता है, बाहरी व्यक्तियों के जो प्रवेश है उनको नियंत्रित करने के लॉ बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये टेस्ट सीरीज है और जैसे चूंकि अब स्कूल लेक्चर का पेपर है तो टेस्ट सीरीज को आप जरूर देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि उपयुक्त रहेगी आपके लिए, करीब 2500 से ज्यादा क्वेश्चन है और वीडियो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, डिटेल इसकी दी हुई है, पीडीएफ वगैरह सब उसमें दिया हुआ है, प्रिंट आउट ले सकते हैं पीडीएफ के भी आप लोग अपनी सुविधा से। तो ये आप देख सकते हैं, टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस समय देना है ना। मेरी वाली जो टेस्ट सीरीज बनाई है ये देख सकते हैं, कोई अन्य टेस्ट सीरीज ले रखी है वो आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उनको देख सकते हैं। डेली 500-600 आप पेपर्स 500-600 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं डेली, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 91वें संविधान संशोधन में क्या क्या विषय शामिल है? 91वें संविधान संशोधन 2003 का है। दल बदल के प्रावधानों में सुधार, बिल्कुल दल बदल में 52वां संविधान संशोधन था, है ना, 52वां संशोधन भी, ठीक है। 1985 में दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन 91वें संविधान संशोधन ने उसमें परिवर्तन किया। पहले 1/3 से अधिक सदस्य यदि दल बदल करते थे तो उसमें उसे जो है दल में विभाजन मानते थे, दल बदल के लिए अयोग्य नहीं मानते थे। अब वो 1/3 से बढ़ाकर जो है 2/3 कर दिया गया है। कम से कम 2/3 सदस्य से कम अगर दल बदल करते हैं तो दल बदल के प्रावधान में अयोग्य घोषित उनको कर सकते हैं। 2/3 या उससे अधिक सदस्य यदि दल छोड़ देते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा बल्कि दल में हुआ विलय माना जाएगा। तो ये प्रावधान यहाँ चेंज किया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा ये भी कर दी गई है, 15% लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री संघ में और राज्यों में मुख्यमंत्री वो भी शामिल हैं। तो आकार इसका सीमित कर दिया गया है, ठीक है, 15%, है ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो है दल बदल के प्रावधान मैंने बता दिया है, आप ध्यान रख लीजिए। तो 1 और 2 दोनों आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक जो है लोकसभा, मनी बिल, एक ध्यान रखिएगा इंग्लिश में, इंग्लिश जरूर देखिए, मनी बिल दिया है कि फाइनेंस बिल दिया है। एक छोटी सी क्लास हम ले लेंगे 5-7 मिनट की, जिसमें धन विधेयक और वित्त विधेयक का बेसिक संबंध और अंतर मैं बता दूंगा। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल, अनुच्छेद 75 सेक्शन 3 के अंतर्गत, ठीक है। केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, मैं सामूहिक क्या लिख देता हूं, सामूहिक रूप से, ठीक है। वैसे तो अगर केवल ये आ रहा है कि मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो इसलिए सही है क्योंकि 75(3) में लिखा गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ये लिखा है 75(2) में, है ना। तो इसलिए ये नहीं कहें कि मंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं, साहब ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं ऐसा। यहाँ मंत्री नहीं लिखा हमने, मंत्री परिषद शब्द लिखा है, और वो क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी संसद के प्रति नहीं, राज्यसभा के प्रति नहीं। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो व्यक्तिगत उत्तरदायी तो राष्ट्रपति के प्रति होता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्तिगत उत्तरदायी तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है शाब्दिक रूप से। ये लाइन लिखी मिलती है, लोकसभा के प्रति शाब्दिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए और बी दोनों इसमें सही हो जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विधायिका किस प्रकार का लोकतंत्र सुनिश्चित करती है? विधायिका व्यवस्थापिका संसद किस प्रकार का लोकतंत्र? अल्पतंत्रीय, निरंकुश, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिक लोकतंत्र, है ना। जनप्रतिनिधि, हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं 5 साल के लिए, लोकसभा में वो कानून का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद में होने वाली चर्चाएं, बहस, विरोध, प्रस्तुति, सर्वसम्मति, समझौता और सहयोग किस बात को दर्शाते हैं? विधायिका की विफलता नहीं, राजनीतिक दलों की आपसी रंजिश नहीं, और न्यायपालिका की शक्ति नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, एग्जैक्ट शब्दावली है ना ये, तो
उसमें पेपर बनाने वाले एग्जैक्ट शब्दावली को उठाते हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन ले रहे हैं, तो अच्छे से इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिए। संसद सरकार के अन्य अंगों में सबसे अधिक संवैधानिक नियंत्रण रखती है, कार्यभार साझा करती है, न्याय संगत होती है, प्रतिनिधिक होती है। ठीक है, अन्य विचार भी ठीक है, लेकिन ये सबसे अधिक प्रतिनिधिक होती है। संसद में सारे प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में तो जनता के प्रतिनिधि हैं और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि हैं ना। लोकसभा जनता के प्रतिनिधि, लोकसभा जनता का प्रतिनिधि है और राज्यसभा संघवाद या राज्यों का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो प्रतिनिधि संस्था है, ये याद रखिए भैया। तो सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86 नंबर, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका, फेडरल लेजिस्लेचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका, ये हम इसको इसकी जगह पार्लियामेंट लिख देते हैं, जगह बाइकैमरल है ये द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका। लेजिस्लेचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। केवल कानून लागू करना, केवल राष्ट्रपति को चुनना, समाज के सभी वर्गों, क्षेत्रीय हिस्सों को उचित प्रतिनिधित्व देना, केवल न्यायपालिका की निगरानी करना। केवल कानून लागू करना ये तो नहीं है, ये तो सरकार का काम होता है। राष्ट्रपति को चुनना केवल यही काम नहीं है, मुख्य उद्देश्य है ना, ये तो एक कार्य है प्रक्रियागत। केवल न्यायपालिका की निगरानी करना नहीं, ये कोई कार्य नहीं है इसका। समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रीय हिस्सों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, प्रतिनिधि संस्था है ना, तो इसका ये कार्य है मुख्य रूप से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद में कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय भी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ध्यान रखिए, बार बार कह रहा हूं। हम ये मानते हैं कानून बनाना विधायी प्रक्रिया, लेकिन एनसीईआरटी कहती है केवल ये कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया, बल्कि अगर देखें तो एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि कानून जिन विषयों पर बनता है उन विषयों के लिए संसद से, सरकार से जो प्रार्थना या दबाव प्रस्तुत करने का कार्य समाज के विभिन्न समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह, नागरिक समाज के संगठन, सामाजिक आंदोलन इत्यादि करते हैं। ठीक है ना। जैसे समाज चाहता है कि भाई महिला सुरक्षा को लेकर कानून बने, लैंगिक मुद्दों पर कानून बनाया जाए, रैलियां, धरने, प्रदर्शन उसके लिए निकल रहे हैं, तो सरकार जो है, संसद जो है, वो उस प्रकार का कानून बनाती है। निर्भया कांड के समय ये से देखी गई, जब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध और प्रतिषेध अधिनियम 2013 बना, तो उसके मूल में जो निर्भया कांड और उसके पश्चात देश में जो महिला सुरक्षा के जो कानूनों को लेकर एक कठोर कानून लाने की जो कवायद हुई नागरिक समाज के द्वारा, उसका प्रभाव वहां पड़ा। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व अनेक राजनीतिक दल, समूह और नागरिक समाज के संगठन सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, तो कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा एक प्रमुख पहलू द्विसदनीय विधायिका का है? केवल न्यायपालिका के सदस्य होते हैं। द्विसदनीय विधायिका का मतलब लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है? ये तो गलत हो गया। कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी नहीं इसमें। केवल क्षेत्रीय इकाइयों का नहीं, सदनों का पुनर्विचार और संतुलन है ना, पुनर्विचार सदनों का और विधेयकों का पुनर्विचार और संतुलन। जैसे लोकसभा से पारित होकर विधेयक राज्यसभा में गया या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया, तो विधेयकों पर पुनर्विचार हो सकेगा। साथ ही एक बैलेंसिंग बनी रहेगी दोनों सदनों के माध्यम से और देश में भी। ठीक है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, मैंने 3-4 ये जो उस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है संविधान सभा के सदस्यों के, वो भी लिए हैं, पढ़ लीजिएगा इनको। पूर्णिमा बनर्जी संविधान सभा के महिला सदस्य, उनके द्वारा एक कथन कहा गया, क्या कहा गया? उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है, पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं, वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसको याद कर लेना है ना, स्टेटमेंट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसदीय कार्रवाई के संचालन में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है सामान्यतः। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक मुखिया है राष्ट्र का। संबंधित सदन का अध्यक्ष, दोनों सदनों का महासचिव, ये एक प्रशासन का काम संभालते हैं सदन में, लेकिन संबंधित सदन का अध्यक्ष है ना। तो स्पीकर हो गया लोकसभा में, स्पीकर तो हो गए लोकसभा में, और सभापति जो है वो राज्यसभा में। ठीक है, तो ये होते हैं सदन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। सदन में जिस समय सदन की कार्रवाई चल रही है, जो पीठासीन अधिकारी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। सदन की पूरी कार्रवाई को नियंत्रित करना, उसे विनियमित करना, सदन में किस प्रकार से चर्चा को प्रोत्साहन दिया जाए, सदस्य को कितना बोलने का समय दिया जाए, कौन से विषय लाए जाए, इत्यादि सारी चीजों पर अध्यक्ष या सभापति का ही सर्वोच्च अधिकार वहां संचालित होता है। तो सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया किसके माध्यम से प्रारंभ होती है? नीतियों का निर्माण, पॉलिसी रेगुलेशन है। तो पॉलिसी रेगुलेशन राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें कार्यपालिका है ना, ध्यान रखिए। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये कार्य करता है मंत्रालयों के माध्यम से। कानून निर्माण नहीं कहा गया है ना। अच्छा, कानून निर्माण में भी, कानून निर्माण कार्य भले संसद का, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो सरकार, मंत्रिमंडल से शुरू होती है। मैंने कहा ना, विधेयक का जो ड्राफ्ट बनाते हैं वो मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की बैठक में उसका विचार तय होता है, प्रारूप बनता है, विधि और न्याय मंत्रालय उसकी शब्दावली तैयार करता है, और उसके बाद वो विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत होता है।
तो याद रखिए सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद की कौन सी विशेषता उसे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था बनाती है? इसकी लंबी परंपरा, ठीक है, विशेषता है, इसके सदस्यों का चुनाव होना, ठीक है, इसका न्यायिक कार्य, ठीक है, जो सदस्यों को पद से जैसे महाभियोग और विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए जो कार्रवाई होती है, लेकिन इसकी संरचनात्मक विशेषताएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती है? जैसे सदस्य संख्या कितनी है, निर्वाचित कैसे होते हैं, योग्यता क्या होती है, मतदान कौन करते हैं, उसके लिए कैसे अयोग्य घोषित हो सकते हैं, क्या इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, और फिर ये इसके भीतर क्या क्या कार्रवाइयां चलती हैं, समिति प्रणाली कैसे काम करती है, विधेयक कैसे आते हैं, संशोधन किस प्रकार से होते हैं, बहुमत का परीक्षण कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि। तो दैट इज कॉल्ड संरचनात्मक विशेषता, है ना। सदस्य, निर्वाचन, योग्यता, विशेषाधिकार, अध्यक्षता, विधान या कानून बनाना, समितियां, बजट, है ना, इतना महत्वपूर्ण कार्य। बजट भी यही प्रस्तुत करती है, यही पारित करती है, मतलब संसद में प्रस्तुत होता है बजट, राष्ट्रपति के आदेश से प्रस्तुत होता है और संसद उस पर विचार करती है। तो सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में दिया है ना। मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा ये स्टेटमेंट, ये जो पैराग्राफ था, तो इसको लिया है एनसीईआरटी वाली किताब से, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। द्विसदनीय विधायिका का एक प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका को नियुक्त करना, न्यायपालिका को नियंत्रित करना, राष्ट्रपति को सलाह देना, हर निर्णय पर दोनों सदनों में 2 बार विचार होना, है ना। बिल्कुल, अब वो 2 बार विचार होना नहीं, वो जैसे तो तीन वाचन होते हैं, तो हर निर्णय पर दोनों सदनों में विचार होना, मैं ये लिख देता हूँ, विचार होना, क्योंकि 3 वाचन होते हैं ना, 3 वाचन रीडिंग, विधेयक को 3 बार पढ़ा जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो एक सदन ने यदि जल्दबाजी में विधेयक पारित कर दिया तो दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन कर देगा, उसकी कुछ कमियां निकाल सकता है, उसको पुनर्विचार करके भेज सकता है, उस सलाह का सम्मान भी किया जाता है। दोनों सदन एक दूसरे की सलाह का सम्मान भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है पेपर के लिहाज से। तो निर्वाचित और मनोनीत, राज्यसभा निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें आएंगे। राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, ये केवल राज्यसभा है। और अनुच्छेद 249 है, राज्यसभा को 2 ऐसी विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, जैसे स्वास्थ्य का विषय है, पंचायती राज का विषय है, कभी कृषि का विषय है, मान लीजिए, है ना, ऐसे विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो उस पर फिर संसद जो है कानून बनाती है, संसद इस पर कानून बनाती है। और ये 1 वर्ष के लिए किया जाता है, 1 वर्ष की अवधि जब समाप्त हो रही है वापिस से राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, ऐसा प्रस्ताव कई बार वो पारित कर सकती है, कोई अधिकतम सीमा इसमें नहीं दी गई है ना, 1-1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिएगा, विधेयक किस प्रकार से आते हैं? जनता की इच्छा, विधेयक समिति के पास या उस पर सदन में चर्चा, ये विधेयक है, धन विधेयक नहीं तो किसी एक सदन में पेश करते हैं, ये पूरा एक पर पढ़ लीजिएगा, है ना। वैसे तो विधेयक को लेकर देखिए पढ़ने के तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो जो भी मेजर, जो भी मुझे लग रहा है जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना लगती है, आप तो अपना जो विषय पढ़ रहे हैं या पहले से लगातार पढ़ रहे हैं, मैं भी लंबे समय से आप लोगों के साथ उन विषयों पर ज्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में ज्यादा हम पढ़ रहे हैं या स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ये कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधेयक का प्रस्तुतिकरण, प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन में समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था, फिर तृतीय वाचन, दोनों सदनों में प्रक्रिया और उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और वो कानून बनना, है ना। तो लेकिन ये ऐसे दिया हुआ था तो थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। और एक इसी प्रकार की स्लाइड और ली हमने, विधेयक के विभिन्न प्रकार है, सरकारी विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत होते हैं, मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत, और ये निजी सदस्यों के विधेयक गैर मंत्री, है ना, गैर मंत्री हैं, भले सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों। गैर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है, और सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक।
वित्त विधेयक को भी, जैसे मैंने कहा, वित्त विधेयक और धन विधेयक पे एक क्लास में 1-2 दिन के अंदर ही ले लूंगा, 5-7 मिनट के भीतर इसको समझा दूंगा और वहां थोड़ा सा डायग्राम वगैरह समझा दूंगा, तो बहुत जल्दी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्यसभा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये तो ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं, है ना, ये जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से चुने जाते हैं। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो लोकसभा के सदस्यों के संदर्भ में आता है। सार्वभौमिक मताधिकार लोकसभा और राज्य विधानसभा। इस पर कल क्लास में बात की थी, आर्टिकल 326 जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में, कल वाली क्लास देखिएगा आयोगों के संदर्भ में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकसभा राज्यसभा की एक तुलना यहां दी है। लोकसभा क्या करती है? संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयक, सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करती है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, हालांकि वो मानना ना मानना लोकसभा की मर्जी पर है। कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति देती है, प्रश्न पूछती है इत्यादि लाती है। संविधान में संशोधन, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति, ये विभिन्न प्रकार के कार्य इनके दिए हैं, तो इसको बेगर पढ़ लीजिएगा। लोकसभा राज्यसभा की जो तुलना है वो खुद पढ़कर और एक पेज पर उसको बनाने का प्रयास कीजिए, लोकसभा राज्यसभा संरचनात्मक विशेषता और इनकी भूमिकाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 109 आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है। अनुच्छेद 107 है विधेयकों का पुनः स्थापन, साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, ये साधारण विधेयक का पुनः स्थापन, पुनः स्थापन इंट्रोडक्शन बोलते हैं, प्रस्तावित भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावित करना, उसको पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना। ठीक है भैया, और 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा है, मनी बिल की डेफिनेशन है, धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 112 जो है वो बजट, बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, कई बार बता दिया है, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोला जाता है। ठीक है, 109 जो है उसमें लिखा है धन विधेयक के संबंध प्रक्रिया, जो राज्यसभा में वो प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। और एक ये स्टेटमेंट देखिए, विधायिका की प्रकृति ऐसी है कि उस पर मात्र प्रक्रिया संबंधी बंधन है, किंतु सारतः उस पर कोई बंधन नहीं। संसद या विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं बांधी गई है। एनवी गाडगिल, संविधान सभा में 18 नवंबर 1949। ये जो सीएडी लिखा होता है इसका मतलब होता है संविधान सभा के वाद विवाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, ये जो सीएडी लिखा होता है इसका मतलब होता है संविधान सभा के वाद विवाद, है ना, याद रखिए, पेपर में कहीं लिखा मिलता है तो ध्यान होना चाहिए। हम तो वैसे भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है भैया, तो इस प्रकार 95 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन हमने शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आज या कल में ही इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, 6 नंबर जो चैप्टर होगा, जो भी टॉपिक है, उस पर भी मैं ऐसे ही 20, 25 या 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पढ़िए, खूब सारी तैयारी कीजिए, शानदार सकारात्मक बने रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलता हूं एक और नए टॉपिक पे नई क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।